हेलो एवरीबॉडी। तो आज हमारा मैथमेटिकल लॉजिक्स या मैथमेटिकल रीजनिंग का चौथा और लास्ट पार्ट है, लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, सीईटी में आए हुए हैं या जेईई में आए हुए हैं। उन्हीं सभी क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। इनमें से, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो लॉजिक चैप्टर में या लॉजिक या मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर में स्टेटमेंट नहीं माना जा सकता। तो हमने सबसे पहली वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि मैथमेटिकल लॉजिक्स के अंदर कौन से सेंटेंसेस को कंसीडर किया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस था जो था हमारा डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, इसी को बस कंसीडर किया जाता है। बाकी किसी भी टाइप का सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं कहलाता इस चैप्टर के अंदर। तो फिर उसके हिसाब से क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, जैसे कि पहला ऑप्शन है अर्थ इज अ प्लेनेट। तो अर्थ इज अ प्लेनेट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ना, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अपने आप में एक पूरा इंफॉर्मेशन है कि अर्थ इज अ प्लेनेट। प्लांट्स आर लिविंग ऑब्जेक्ट, ये भी अपने आप में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। फिर अगला देखा है रूट -9 इज अ रैशनल नंबर। तो ये भी देखो एक स्टेटमेंट है, ये बता रहे हैं कि ये एक नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है। भले ही ये ट्रुथ वैल्यू कैसा देगा, ये ट्रुथ वैल्यू फॉल्स देगा, है ना, ये गलत लिखा है। इसी तरह ये ट्रू लिखा है और ये भी ट्रू लिखा है, इसकी ट्रुथ वैल्यू दोनों की ट्रू होगी, इसकी फॉल्स होगी। लेकिन ट्रुथ वैल्यू तभी हो सकती है जब वो स्टेटमेंट हो, मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, तभी ट्रुथ वैल्यू हो सकती है। अगर है ही नहीं है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, लॉजिक के अंदर सेंटेंस ही नहीं है, तो उसकी कोई ट्रुथ वैल्यू हो ही नहीं सकती। क्लियर। तो जैसे कि फोर्थ ऑप्शन बचा फिर हमारा। फोर्थ ऑप्शन लिखा है आई एम लाइंग। अब आई एम लाइंग में आई कौन है ये पता नहीं है, आई मतलब कौन, किसके बारे में बात कर रहा है। तो ऐसा सेंटेंस को क्या बोलते हैं जिसपे हम सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाते कि किसके बारे में बात कर रहा है। ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं ओपन सेंटेंसेस, और ओपन सेंटेंस लॉजिक चैप्टर के अंदर कंसीडर नहीं किए जाते। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि कौन सा लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, आई एम लाइंग स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई कौन है ये हमें नहीं पता। क्लियर। तो इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है पूछा गया है ना। तो जैसे कि ऑप्शन पहला लिखा हुआ है इसमें, मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग। मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग। बी ऑप्शन लिखा है √3 इज अ प्राइम। √3 इज अ प्राइम। थर्ड ऑप्शन लिखा है √2 इज अ इरेशनल। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो लिखा गया है द सन इज अ स्टार। द सन इज अ स्टार। तो ये चार ऑप्शन हो गए हमारे। पूछा गया नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, जैसे कि पहला बोला मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, तो पर्सन बाय पर्सन ये चीज वेरी करेगी, इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं होगा। हमसे किसी से पूछेंगे बोलेंगे इंटरेस्टिंग है, किसी और से पूछा बोलेंगे इंटरेस्टिंग नहीं है। तो यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट है, एक्चुअल में ट्रू है या फॉल्स है ये हम पता नहीं लगा पा रहे, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। किसी पर्सन बाय पर्सन इसकी तो वैल्यू वेरी करेगी, लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट तो है ना। फिर अगला देखो, √3 इज अ प्राइम नंबर। √3 इज अ प्राइम नंबर, क्या √3 प्राइम नंबर होता है? तो √3 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो फॉल्स आंसर। √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 इज अ इरेशनल, ट्रू है, √2 इरेशनल नंबर होता है। द सन इज अ स्टार, सन एक स्टार है, ये भी ट्रू है ना, ये भी सही है कि सन एक स्टार है। चलो तो ये इसमें से क्या देखा हमने कि पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट है, ट्रू है, लेकिन दूसरा ऑप्शन फॉल्स हो गया। तो क्वेश्चन क्या था, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये अब इन दोनों क्वेश्चन से एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का कहलाएगा ये क्वेश्चन।
जैसे कि अब की बार पूछा गया है कि 3 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है P, एक स्टेटमेंट है P जिसको बोला गया है कि राम इज रिच, राम इज रिच, P को बोल दिया राम इज रिच, Q का मतलब है राम इज सक्सेसफुल, और R एक चौथा तीसरा स्टेटमेंट है जिसमें बोला गया है राम इज टैलेंटेड, राम इज टैलेंटेड। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट दिए गए और ये तीनों कौन से स्टेटमेंट है, ये तीनों के तीनों सिंपल स्टेटमेंट है, PQR सिंपल स्टेटमेंट दिए गए और इन तीनों को कंबाइन किया गया। अभी कंबाइन कैसे किया, कंबाइन करने का तरीका ये था उनका कि एक स्टेटमेंट बनाया जिसको बोला गया राम इज नाइदर रिच नॉर सक्सेसफुल एंड ही इज नॉट टैलेंटेड। तो क्या किया, इन तीनों सिंपल स्टेटमेंट को मिला के एक नया स्टेटमेंट ये बना दिया गया। क्या बनाया, राम इज नाइदर रिच नॉट सक्सेसफुल एंड ही इज नॉट टैलेंटेड। ये हमारा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, PQR 3 स्टेटमेंट थे, सिंपल स्टेटमेंट थे, एक कंबाइंड स्टेटमेंट बनाया गया, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया गया और उनके लिए ऑप्शन क्या पूछा क्या गया है कि इस स्टेटमेंट के लिए कौन सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेक्ट होगा। तो इस स्टेटमेंट के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो ऑप्शन दिया गया है वो है, सबसे पहला ऑप्शन दिया गया नॉट P एंड नॉट Q और नॉट R। ये होगा क्या, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नॉट P और नॉट Q एंड नॉट R। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है नॉट P और Q, नॉट Q और अगला बोला गया है और नॉट R। ठीक है, फिर डी ऑप्शन जो है वो है नॉट P या नेगेशन ऑफ P और बोला गया नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ R और नेगेशन ऑफ R। ठीक है, ये बोला गया। क्या बोला गया, राम इज नाइदर रिच नॉर सक्सेसफुल एंड ही इज नॉट टैलेंटेड। और इन तीनों में क्या कौन सा लॉजिक कनेक्टिव आएगा वो चेक करना है हमें। तो कौन सा लॉजिक कनेक्टिव आ जाएगा वो चेक कैसे करेंगे, एंड क्या किया गया पहले ऑप्शन में, देखो एंड लगा और लगा है ना। तो क्या इस स्टेटमेंट में एंड और का यूज हो रहा है क्या, एंड का भी यूज हो रहा है और का भी यूज हो रहा है, ऐसा है क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका यूज होता दिख रहा है हमें, एंड का यूज होता दिख रहा है। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन देखो, फिर से और एंड दोनों का यूज कर रहे तो नहीं, फिर अगला देखो और का यूज कर रहे तो ऐसा भी नहीं है, और कहीं दिख ही नहीं रहा है। अगला फिर सिर्फ एंड और एंड का यूज कर रहे हैं, तो इस पूरे में क्या किया गया है, एंड का यूज करके ही तीनों स्टेटमेंट को ज्वाइन किया गया है। कैसे, राम इज नाइदर रिच नॉर सक्सेसफुल, ना तो राम रिच है ना तो सक्सेसफुल है। इसको अगर हमें अलग करके लिखना पड़ेगा तो हम कैसे लिखेंगे, राम इज नॉट रिच एंड राम इज नॉट सक्सेसफुल, है ना। दो स्टेटमेंट उनको मिला के एक बनाया गया जिसको लिखा गया राम इज नाइदर रिच नॉर सक्सेसफुल, एक बन गया, वो भी एंड लग के एंड था और एंड को हटा के कंबाइन किया गया ऐसे। तो ये भी एंड ही लगा के बना गया। तीसरा फिर एंड ही इज नॉट टैलेंटेड, फिर से तीसरे के साथ भी एंड लगा, तो इन दोनों के साथ एंड लगा था, है ना, और तीसरा स्टेटमेंट के साथ भी एंड लगा दिया। तो मतलब हो क्या रहा है, पहला स्टेटमेंट का नेगेशन किया नाइदर रिच, उसका नेगेशन, फिर एंड, फिर नॉट सक्सेसफुल, ये दूसरे स्टेटमेंट का भी नेगेशन, फिर एंड लगाए, फिर तीसरे स्टेटमेंट का भी नेगेशन, ऐसा हो रहा लाइन बाय लाइन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमें कभी दिया होगा कि स्टेटमेंट दिया है उसका कंपाउंड स्टेटमेंट बना दिया, या एक कंपाउंड स्टेटमेंट ही सिंपली दिया है और उसका क्या बोल रहा है सिंबॉलिक फॉर्म पूछ रहा है, तो इस तरह से हमें पता लगाना पड़ेगा कि स्टेटमेंट पहले तो नॉट वाला है कि बिना नॉट वाला है, कैसा स्टेटमेंट है ना, नॉट लगा है कि और लगा है कि एंड लगा है, अगर नॉट है तो नेगेशन लगा दो, एंड लगा है तो ये साइन लगा दो, और लगा है तो डिसजंक्शन लगा दो, कंजक्शन कब क्या यूज होगा, उस तरह से हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी दूसरे टाइप का देखते हैं क्वेश्चन।
देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस बड़े एग्जाम्स में भी बनते हैं, मतलब JEE में देख लो, आप CET में देख लो, तो ये वाले क्वेश्चन मोस्टली आ जाते हैं। जैसे कि लिखा गया है इसमें कि क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि इफ द ट्रुथ वैल्यू ऑफ P, P की ट्रुथ वैल्यू P डबल इंप्लीकेशन R और P डबल इंप्लीकेशन Q, P और ये तीन चीजें हो गई, इनकी ट्रुथ वैल्यू दी गई है। इनकी जो ट्रुथ वैल्यू दी गई है R, वो दी गई है फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ये दिया गया है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ये चीजें दी गई हैं। क्लियर, ऐसा दिया गया है। अब तुमसे पूछा गया है कि P की ट्रुथ वैल्यू, Q की ट्रुथ वैल्यू और R की ट्रुथ वैल्यू बताओ। तो P की तो देखो ऑलरेडी दी गई है, P की ट्रुथ वैल्यू F है, डायरेक्ट बताया उसने। P की ट्रुथ वैल्यू पता है, तो पूछा गया है Q की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी और R की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी। ट्रुथ वैल्यू निकालने को इधर पे बोल दिया गया है, ट्रुथ वैल्यू निकालना, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, क्या होगा। अब इधर पे ना तो कोई स्टेटमेंट है ना ही कुछ है, सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिव्स का यूज करके एक क्वेश्चन बनाया गया है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक स्टेटमेंट लिखा था पूरा का पूरा, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट ना लिखकर उन्होंने सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म दिया है और उस सिंबॉलिक फॉर्म में ट्रू होगा या फॉल्स होगा वो कंडीशन ये लिख दिया है। यानी क्या गिवन में क्या है वो चीजें पहले हम लिख दें। ये लिखा है कि P की जो ट्रुथ वैल्यू है वो होगी ट्रू और P डबल इंप्लीकेशन R की ट्रुथ वैल्यू, सॉरी P की ट्रुथ वैल्यू दी गई है फॉल्स, इसकी ट्रुथ वैल्यू दी गई है ट्रू, और तीसरा फिर ये है कि P डबल इंप्लीकेशन Q, इसकी ट्रुथ वैल्यू जो है वो दी गई है फॉल्स। ठीक है, ऐसा दिया गया। तो P की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, ये भी नहीं है हमारा। अब अगला, डबल इंप्लीकेशन के फॉर्म में ट्रुथ कब होता है, डबल इंप्लीकेशन में ट्रू कब आता है। डबल इंप्लीकेशन में ट्रू दो जगह पर आता है, एक तब आता है जब दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो, एक तब आता है जब दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हो। तो इन दोनों कंडीशन में ट्रुथ मिलता है ना। अब हमारे हिसाब से पहला जो स्टेटमेंट है P है और P को बोला गया है फॉल्स, तो R को भी क्या होना पड़ेगा, इसकी ट्रुथ टेबल के हिसाब से R को भी फॉल्स, पहला फॉल्स है तो दूसरे को भी फॉल्स होना पड़ेगा, तभी जाकर ये ट्रू मिल पाएगा, है ना। मतलब R की ट्रुथ वैल्यू क्या होनी चाहिए, R की ट्रुथ वैल्यू भी फॉल्स ही होनी चाहिए। P की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तभी दोनों का डबल इंप्लीकेशन ट्रू आ पाएगा। क्लियर, तो R की ट्रुथ वैल्यू पता चल गई कि फॉल्स होगी। क्लियर, अब आगे बढ़े, फिर से वही काम दिया गया। अब बोला गया है दोनों की ट्रुथ वैल्यू, दोनों की मतलब P डबल इंप्लीकेशन Q की ट्रुथ वैल्यू जो है वो फॉल्स है। ठीक है, तो P को तो ऑलरेडी बोला गया है कि फॉल्स है, P को ऑलरेडी बोला गया है कि फॉल्स है ना। और Q का पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन डबल इंप्लीकेशन के केस में, डबल इंप्लीकेशन के केस में क्या होता है, फॉल्स कब आता है, दो कंडीशन में आता है। एक तो पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स, तब भी फॉल्स आता है, और एक होता है कि पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो तब भी फॉल्स आता है ना। तो हमारी सिचुएशन कौन सी है, इसमें P ऑलरेडी पता है कि फॉल्स है, तो Q को क्या होना पड़ेगा, ट्रू ही होना पड़ेगा, तभी इसका जो आंसर है वो फॉल्स आ पाएगा, है ना। ऐसा बोलेंगे, तो P ऑलरेडी फॉल्स है तो Q को क्या होना पड़ेगा, Q को ट्रू ही होना पड़ेगा, तभी जाकर वो पूरा फॉल्स बन पाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Q की जो ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी T और R की जो ट्रुथ वैल्यू है वो हो जाएगी फॉल्स, F। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को इस तरह से डील करना है। इसमें क्या होता है कि सिंबॉलिक फॉर्म में ट्रू या फॉल्स क्या होगा, कनेक्टिव्स लगा के दे दिया जाता है, और क्या बोलते हैं इंडिविजुअली इनकी स्टेटमेंट्स की वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू पूछी जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करना। क्लियर, चलिए अब आगे देखें। तो आगे के क्वेश्चन, अगला एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन ले, जैसे कि अब की बार इसमें दिया गया है कि इफ P implies negation of P और Q is false, ये दे दिया गया इस बार, और पूछा गया आपसे ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड Q बताओ। यानी फिर से वही काम, P की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी और Q की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, ये इंडिविजुअली पूछा गया है ना। कंबाइंड ट्रुथ वैल्यू दे दी गई,
इंडिविजुअली अलग अलग ट्रूथ वैल्यू क्या होगी वो आपसे पूछा गया है। फिर से वही काम करो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है कि ये लिखा है P implies negation of P और Q, ये दिया गया है कितना फॉल्स, ये पूरी कंडीशन फॉल्स दी गई है। तो ये एक स्टेटमेंट, ये एक कंडीशन और बीच में लगा डबल इंप्लीकेशन। अभी इतना देखेंगे हम इसको देख रहे हैं पहले और इसको देखेंगे पहले, है ना, पूरा एक साथ इसको नहीं देखना अभी। तो क्या दिख रहा है इधर पे, ये एक स्टेटमेंट फिर इंप्लीकेशन फिर ये एक स्टेटमेंट, ऐसा दिख रहा है। अब इस कंडीशन में यानी सीधा बोले तो इंप्लीकेशन के फॉर्म में फॉल्स कब आता है, जब इंप्लीकेशन के फॉर्म में फॉल्स कब आता है, फॉल्स आने की एक ही कंडीशन होती है इंप्लीकेशन में, कब, जब पहला स्टेटमेंट ट्रू हो दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो, तभी जाकर बना पाता है वो फॉल्स। यानी कि पहला स्टेटमेंट P जो है वो क्या होना चाहिए, पक्का ट्रू होना चाहिए, और जो दूसरी स्टेटमेंट है यानी ये पूरी क्या होनी चाहिए, पक्का ये पक्का फॉल्स ही होना चाहिए, तभी ये दोनों मिलाकर फॉल्स बना पाएंगे। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तभी बनेगा फॉल्स। ठीक है, ये कब होता है, इंप्लीकेशन में। इतना हो गया, तो पहली वैल्यू तो हमें पता ही चल गई, P का जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो ट्रू ही होगी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आई, दूसरी कंडीशन में लगा हुआ है बीच में और की कंडीशन में फॉल्स कब आता है, तो और की कंडीशन में फॉल्स आने का क्या है, जब दोनों फॉल्स हो तब फॉल्स होता है ना। तो हमें पता है कि P की वैल्यू अगर ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, पक्का फॉल्स होगी। और के केस में दोनों कैसे आने चाहिए, दोनों फॉल्स होने चाहिए, तभी दोनों मिलाकर ये क्या बना पाता है, फॉल्स बना पाता है। और में बाकी सभी जगह ट्रू होता है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ऑलवेज ट्रू, है ना, ये और की कंडीशन है। तो और की कंडीशन के हिसाब से Q क्या होना चाहिए, Q भी फॉल्स होना चाहिए। तो ट्रू हो जाएगा P हो जाएगा ट्रू और Q हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से P की और Q की ट्रुथ वैल्यू हमें पता चल जाएगी। क्लियर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखें फिर हम। देखिए, तो अब अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा इसी टाइप का, फिर से लिया। कैसे, ये बोला गया है कि P और नेगेशन ऑफ Q, P और नेगेशन ऑफ Q implies not P और R, ये दिया गया है इज फॉल्स। तो पूछा गया है कि P की ट्रुथ वैल्यू, Q की ट्रुथ वैल्यू और R की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, है ना। ये फिर से वही टाइप का क्वेश्चन, बस कंडीशन थोड़ी सी अलग। अब की बार देखो गिवन में क्या चीज है, गिवन में है एक स्टेटमेंट फिर इंप्लीकेशन फिर दूसरा स्टेटमेंट और फिर दिया है फॉल्स। ये पीछे जैसा हो गया, पीछे क्या बोला गया था, एक कंडीशन मिली जिसमें पहला स्टेटमेंट इंप्लीकेशन दूसरा स्टेटमेंट आ रहा था, और जब भी इंप्लीकेशन आता है तो इंप्लीकेशन के केस में फॉल्स कब आता है, फॉल्स कब होता है, फॉल्स तभी होता है जब पहला स्टेटमेंट जो है वो होना चाहिए ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट होना चाहिए फॉल्स, तभी जाकर ही फॉल्स मिलता है, अदरवाइज फॉल्स नहीं मिलता है ना। तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि P और एंड नेगेशन ऑफ Q को क्या होना पड़ेगा, ट्रू, और ये दूसरा जो पार्ट है नेगेशन ऑफ P और R को होना पड़ेगा फॉल्स, तभी जाकर दोनों मिलाकर बना पाएंगे फॉल्स। ठीक है, इतना हो गया। अब दूसरी कंडीशन आई, दूसरी कंडीशन के हिसाब से ये दिख रहा है कि एक स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट के बीच में एंड लगा है और ट्रू आया है। तो एंड के फॉर्म में ट्रू कब होता है, एंड के फॉर्म में ट्रू की कंडीशन सिर्फ एक ही होती है, जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, नहीं तो हमेशा फॉल्स होगा, है ना, ये होता है। यानी कि इसको भी ट्रू होना पड़ेगा, इसको भी ट्रू होना पड़ेगा, तभी दोनों मिलाकर, तभी दोनों के बीच में एंड जो लगेगा वो ट्रू दे पाएगा, है ना। यानी कि P को ट्रू होना पड़ेगा और नेगेशन ऑफ Q को भी ट्रू होना पड़ेगा। अगर नेगेशन ऑफ Q ट्रू है तो इसका मतलब Q क्या होगा, पक्का फॉल्स होगा। तो Q पता चल गया और T पता चल गया, Q पता चल गया, Q पता चल गया और P पता चल गया। तो P को पता चला कि ट्रू है। अब यहाँ पर लिखा है नेगेशन ऑफ P, तो अगर P ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा, फॉल्स होगा, है ना। अगर ये फॉल्स है और बीच में लगा हुआ है और दूसरा स्टेटमेंट फिर दिया है फॉल्स, तो और की कंडीशन में फॉल्स की कंडीशन क्या होती है, एक ही कंडीशन बनती है फॉल्स की, वो क्या होती है,
जब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, नहीं तो हमेशा ट्रू होगा, है ना। यानी कि नेगेशन ऑफ p तो ट्रू है, अभी देखा हमने, तो r को भी क्या होना पड़ेगा, फॉल्स होना पड़ेगा, तभी जाकर ये दोनों मिला के फॉल्स बना पाएंगे, यानी r की जो ट्रुथ वैल्यू है वो भी क्या होगी, फॉल्स। इस तरह से आंसर हो जाएगा p के लिए t, q के लिए f और r के लिए f, ठीक है, TFF हमारा आंसर होगा। क्लियर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो लिया है हमने, द कन्वर्स ऑफ, ये थोड़ा सा अभी अलग क्वेश्चन, द कन्वर्स ऑफ, पूछा गया है द कन्वर्स ऑफ द contrapositive, converse of the contrapositive of P implies Q is, क्या बोला गया इसमें कि इसके कॉन्ट्रापॉजिटिव का कन्वर्स क्या होगा, बताओ। कॉन्ट्रापॉजिटिव का कन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है, कॉन्ट्रापॉजिटिव हमने पढ़ा था, कॉन्ट्रापॉजिटिव लेक्चर नंबर 2 में भी हमने पढ़ा हुआ है ये, कि कॉन्ट्रापॉजिटिव का मतलब होता है जब हम ये कंडीशन को, इंप्लीकेशन वाली कंडीशन के दो स्टेटमेंट को पहले तो लिखते हैं उल्टा, है ना, पहले बनाया हमने उसका इनवर्स और फिर दोनों को कर दिया नेगेशन, तो ये कहलाता है कॉन्ट्रापॉजिटिव कर देना, ठीक है। ये किया हमने कॉन्ट्रापॉजिटिव कर दिया हमने। अब कॉन्ट्रापॉजिटिव का कन्वर्स करना है, तो कन्वर्स के केस में क्या होता है, कन्वर्स के केस में क्या होता है, ये पलट जाते हैं कन्वर्स, ठीक है, पलट देते हैं। तो कॉन्ट्रापॉजिटिव हुआ, अब इसका कर दो कन्वर्स, तो इसका कर दिया हमने कन्वर्स। कन्वर्स क्या हो जाएगा, नॉट p इंप्लाइज नॉट q, तो फिर आंसर क्या होगा, ये होगा। क्या किया, द कन्वर्स ऑफ द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ दिस कंडीशन इज, इसके कॉन्ट्रापॉजिटिव का कन्वर्स क्या होगा, तो पहले किया इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव करने का तरीका क्या है, उल्टा करो, दोनों में नेगेशन लगा दो। कन्वर्स करने का तरीका क्या है, दोनों को पलट दो, है ना, आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दो स्टेटमेंट, तो पीछे का आगे कर दिया, आगे का पीछे स्टेटमेंट कर दिया, ये साइन अभी भी वैसे ही रहेगा, इधर पे भी ये साइन सेम रहेगा, तो ये कहलाएगा कॉन्ट्रापॉजिटिव का कन्वर्स, ठीक है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि कॉन्ट्रापॉजिटिव का कन्वर्स जो है वो कहलाता है इनवर्स ऑफ अ स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट का इनवर्स कर दो डायरेक्ट, तो कॉन्ट्रापॉजिटिव का कन्वर्स कहलाता है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए तो आंसर हो जाएगा हमारा नॉट p इंप्लाइज नॉट q। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहेगा हमारा, अभी लॉजिकली इक्विवेलेंट वाले टॉपिक पे क्वेश्चंस है। लॉजिकली इक्विवेलेंट का टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें हम देखते थे कि क्या देखते थे, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, नॉट, क्वेश्चन बोला है कि नॉट p और q जो है वो किससे इक्विवेलेंटली या लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो है आपका, ऑप्शन नंबर ए है p और q, p और q और नॉट p। बी ऑप्शन दिया गया है, यह p और q एंड नॉट p, और सी ऑप्शन दिया गया है p और q इंप्लाइज p, ऐसा। और चौथा जो ऑप्शन है वो है हमारा p और q इंप्लाइज p, ठीक है। क्या बोला गया कि ये चीज जो है, ये चीज इन चार में से किसके साथ लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो लॉजिकली इक्विवेलेंट के केस में होता है कि उसकी ट्रुथ टेबल जो है वो सेम आनी चाहिए, एग्जैक्ट। अगर सेम आई तो हम बोलेंगे लॉजिकली इक्विवेलेंट है, और अगर सेम नहीं आई तो हम बोलते हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है, है ना। तो इधर पे क्या बनाना पड़ेगा, इन सबकी ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, हमने किया कि हमने लिए दो स्टेटमेंट, कौन से, p लिया और q लिया, ठीक है, ऐसे दो स्टेटमेंट लिए, इनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऐसा बनता है। इधर पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये आएगा। अब पहला नेगेशन ऑफ p की जरूरत है, नेगेशन ऑफ p की इधर भी जरूरत है, नेगेशन ऑफ q की कहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ नेगेशन p की जरूरत है, तो हमने नेगेशन p बना दिया,
ठीक है, चलिए नेगेशन P बना दिया हमने। तो नेगेशन P में क्या होता है, ट्रू का फॉल्स हो जाता है और फॉल्स का ट्रू हो जाता है। तो ये नेगेशन P बन गया। अगला, अब जरूरत है हमें नेगेशन P एंड Q की। तो नेगेशन P एंड Q बना दिया, नेगेशन P एंड Q ये बना दिया। तो नेगेशन P एंड Q ये नेगेशन P एंड Q, एंड लग गया, एंड मतलब जब दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज ऑलवेज फॉल्स। तो दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू है क्या, नहीं फॉल्स। दोनों ट्रू है क्या, नहीं फॉल्स। दोनों ट्रू है, ट्रू। दोनों ट्रू है क्या, नहीं फॉल्स। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसकी बना देते हैं, ये भी बना दें, ये देख लें, ये देख लें, ये सब देखते हैं। तो पहले हमने देखा कि P और Q की भी चाहिए, P और Q, P और Q, और मतलब दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ऑलवेज ट्रू। तो दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ऑलवेज ट्रू, ये आ जाएगा। P एंड Q की भी बना देते हैं। तो P एंड Q भी चाहिए हमें, देखो P एंड Q भी चाहिए। P एंड Q को बनाया, एंड का मतलब दोनों फॉल्स तो दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज ऑलवेज फॉल्स। तो दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज ऑलवेज फॉल्स। तो फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, ये आ जाएगा। ये हम बना चुके है ना। ये एंड और वाली बना चुके, इसके साथ और लगा के नेगेशन ऑफ P की और बना देते हैं। ठीक है, तो फिर ये आ जाएगा हमारा अगला जो है वो आ जाएगा, ये P और Q को तो बना दिया, अब इसको और लगा के नेगेशन P के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो और ये इन दोनों के बीच में और लगाना है, मतलब कौन है, ये है और ये है, इसके बीच में और लगाएंगे। और का मतलब दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ऑलवेज ट्रू। तो दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ऑलवेज ट्रू। दोनों फॉल्स है क्या, नहीं ट्रू। दोनों फॉल्स है क्या, नहीं ट्रू। दोनों फॉल्स है क्या, नहीं ट्रू। ठीक है, फिर दोनों फॉल्स है क्या, हाँ तो फॉल्स, ये आ जाएगा। पहली कंडीशन बन गई। दूसरा, और लगाओ और नेगेशन ऑफ P को और एंड लगा के जोड़ दो। तो फिर हमने देखा कि P और Q लिखा, एंड लगा के नेगेशन ऑफ P जोड़ दिया ना, ऊपर लिख दिया, थोड़ी जगह कम है तो ये कर दिया हमने। अब और लगाना है, और लगाया और नेगेशन ऑफ P को एंड लगा के जोड़ दिया। नेगेशन ऑफ P को एंड लगा के जोड़, एंड की कंडीशन क्या है, एंड की कंडीशन है दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज ऑलवेज फॉल्स। तो दोनों ट्रू है क्या, नहीं, यानी कि फॉल्स। इधर दोनों ट्रू है क्या, नहीं, अदरवाइज ऑलवेज फॉल्स। दोनों ट्रू है, हाँ तो ट्रू, अदरवाइज ऑलवेज फॉल्स, ये आ जाएगा। ये कंडीशन खत्म। अब ये वाली में क्या लिखा है, P एंड Q इम्प्लाइज P, ये वाली भी बना दे। तो ये बनाने के लिए ये जगह चाहिए है ना, दो में काम हो जाएगा। तो ये क्या बोला, P और Q इम्प्लाइज P। तो P एंड Q, सॉरी P एंड Q तो है हमारे पास, P एंड Q है हमारे, इम्प्लाइज P कर दो। इम्प्लाइज P ये दोनों को देखेंगे अब हम, है ना, इसको देखेंगे। यानी क्या करना है इसमें, इम्प्लाइज की कंडीशन में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स अदरवाइज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, यानी कि देखा हमने एंड को और इसको, तो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं, मतलब कि ट्रू। फिर देखा हमने पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है क्या, पहला ये है दूसरा ये है, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, मतलब ट्रू। ठीक है, तो पहला फिर ये है ट्रू, दूसरा फॉल्स नहीं है, तो ट्रू है ना। फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं, तो ये भी ट्रू। ठीक है, इस तरह बनेगा। अब अगला इसको देखें, इसमें क्या है, इसमें है कि P और Q है और इम्प्लाइज P बन रहा है। P और Q के साथ इम्प्लाइज P है, तो फिर से भाई पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स अदरवाइज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो फिर ये देखेंगे हम इसको, तो ट्रू 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 होता है, दूसरा ट्रू ट्रू फिर से ट्रू होता है, फिर तीसरा ट्रू फॉल्स तो फॉल्स होता है ना। फिर फॉल्स फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, अब इनमें से मैच कर लो कि ये जो है ये मतलब कौन है, ये कौन है, और फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ऐसा कोई है क्या, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, देखो ये फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, और कोई है क्या, कोई भी नहीं है। तो कौन सा आंसर आएगा, P और Q एंड नेगेशन ऑफ P, P और Q एंड नेगेशन ऑफ P। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये करना पड़ता है हमें लॉजिकली इक्विवेलेंट निकालने के लिए। क्या करना पड़ेगा, जो पूछा है उसकी भी ट्रुथ टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी, और बाकी जिस चीज की भी जरूरत है सारे ऑप्शंस के लिए हमें ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करना जरूरी है। अगर हम ऐसा कर लेंगे फिर हम देख पाएंगे। ट्रुथ टेबल को बड़ी सावधानी से ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं बहुत ज्यादा, है ना।
पॉसिबिलिटी है कि हम गलती कर दें, हम कहीं की उंगली कहीं रख देंगे और वहाँ पर पूरी की पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो बड़े आसान से बड़े आराम से मतलब ड्रॉ करना है हमें, ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो सब बेकार हो जाएगा, दोबारा से करेंगे तो ये टास्क बहुत हेक्टिक होता है ना। तो एक बार करें और पूरा परफेक्ट तरीके से करें, और करना यही है, ठीक है। लॉजिकल इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने हमारी पिछली वीडियोस में भी पढ़ा है ऑप्शंस, सॉरी कुछ तो मतलब एक क्वेश्चन लिया था इसको समझने के लिए हमने, बस तो करना तो यही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए इसको बड़ी सावधानी से और प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। तो ये काम से हमारा अभी का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? इस तरह से लॉजिकली इक्विवेलेंट फाइंड कर लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब अगला जो है अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी निकालना, लॉजिकली इक्विवेलेंट निकालना, देखो एक ही चीज है। एक ही चीज कहने का मतलब ये है कि हमें ट्रुथ टेबल तो ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना। दोनों में ट्रुथ टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। टोटोलॉजी का मीनिंग ये है कि जहां तुम्हें टी 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 दिखे, पूरा सारा का सारा कॉलम ट्रू दिखे, तो क्या बोलेंगे उस कंडीशन को? टोटोलॉजी बोलेंगे, सॉरी। और अगर फॉल्स 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 दिखे तो हम उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर ट्रू फॉल्स दोनों दिख जाए, एक ही कॉलम के अंदर दोनों है, ट्रू भी है फॉल्स भी है, तो इसको क्या बोलते हैं? कंटिंजेंसी, है ना। तो कौन टोटोलॉजी होगा, कौन सा हमारा कॉन्ट्राडिक्शन होगा और कौन सा कंटिंजेंसी होगा, वो कैसे पता चलता है? ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके ही पता चलता है। तो हमें ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पर चाहे तुम लॉजिकल इक्विवेलेंट का क्वेश्चन कर लो या टोटोलॉजी या कॉन्ट्राडिक्शन का कर लो, एक ही बात है, सिर्फ देखने का नजरिया अलग है। इक्विवेलेंट, लॉजिकल इक्विवेलेंट में हमें देखना पड़ता है कि सेम बनना चाहिए, चाहे वो ट्रू ट्रू आए, चाहे वो फॉल्स फॉल्स आए, चाहे कॉम्बिनेशन है कैसा भी, लेकिन वो ट्रुथ टेबल का जो कॉलम है वो सेम चाहिए, ठीक है। टोटोलॉजी में ये है कि हमें पूरा का पूरा टी चाहिए, सभी जगह टी आना चाहिए, तो टोटोलॉजी है। सभी जगह फॉल्स आया तो कॉन्ट्राडिक्शन है, और कॉम्बिनेशन आएगा तो कंटिजेंसी है, ठीक है। तो टोटोलॉजी के क्वेश्चंस आप खुद से भी कर सकते हैं, करने का तरीका यही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्वेश्चन एक लेते हैं, डुअलिटी वाला क्वेश्चन। डुअलिटी वाला क्वेश्चन मतलब ये है कि हमें बोला गया है कि डुअल निकालो। तो क्वेश्चन ऐसा है, अभी क्वेश्चन में बोला है कि सी का मतलब है कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। सी का मतलब है कॉन्ट्राडिक्शन और टी का मतलब है टोटोलॉजी, ऐसा बोला गया। ये क्वेश्चन है, सी का मतलब है कॉन्ट्राडिक्शन और टी का मतलब है टोटोलॉजी। तो बताइए नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू और सी का डुअल क्या होगा? क्या पूछा गया? इसका डुअल पूछा गया है ना। डुअल निकालना है इसका, इस स्टेटमेंट का डुअल निकालना है। ये स्टेटमेंट दिया है। डुअल निकालने का मतलब क्या था? डुअल निकालने में ये देखा था हमने कि जो एंड होता है वो और में बदल जाता है, और जो और होता है वो एंड में बदल जाता है। जो टोटोलॉजी होती है वो कॉन्ट्राडिक्शन में बदल जाती है, और कॉन्ट्राडिक्शन टोटोलॉजी में बदल जाता है। लेकिन नेगेशन जो है वो नेगेशन में ही रहता है। नेगेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है डुअलिटी का, है ना। ये चीज देखी। तो अगर हमने इसका डुअल निकाला, क्या होना चाहिए? इसको डुअल किया तो नेगेशन ऑफ पी का डुअल तो यही रहेगा, नेगेशन नहीं बदलता। एंड लगाया तो एंड की जगह और हो जाता है, फिर आगे क्यू तो क्यू ही रहेगा। ये चीज नहीं बदलेगी। बदलेगा कौन? बदलेंगे सिर्फ कनेक्टिव्स। कनेक्टिव बदलते हैं, पी क्यू आर जो भी है वो सब अपनी जगह ही बैठे रहेंगे, बदलेगा सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिव्स, ठीक है। तो ये कनेक्टिव चेंज नहीं होता है डुअलिटी में। ये चेंज होता है, एंड था और हो जाता है, कर दिया। क्यू अपनी जगह वैसे ही रहेगा, और था एंड हो जाएगा। सी का मतलब है कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का हो जाता है कंटिंजेंसी या सॉरी कॉन्ट्राडिक्शन का हो जाता है टोटोलॉजी, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सी, टोटोलॉजी मतलब टी। ये कहलाएगा हमारा इसका डुअल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड टी। ये कहलाएगा इसका डुअल। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये चैप्टर काफी इजी होता है, क्वेश्चंस काफी इजी ही बनते हैं। क्लियर? चलिए अब नेगेशन वाली क्वेश्चन देखना है। जैसे हमने डुअलिटी निकाला, अब नेगेशन करना पड़ेगा पूरे के पूरे इसको। तो नेगेशन कैसे करेंगे हम? एक दो क्वेश्चन नेगेशन के देखते हैं, बस फिर हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म है, ठीक है। दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हमने ले लिया, चलिए पहला क्वेश्चन अगर हमने ले लिया है ये नेगेशन ऑफ एस और
ले लिया नेगेशन ऑफ आर और एस, ये ले लिया। और इसका नेगेशन ऑफ, इसका नेगेशन किससे इक्विवेलेंट होगा, किसके बराबर होगा, तो इसका नेगेशन कर देना है तुमको। नेगेशन कर देना मतलब ये है कि इस पूरे को नेगेशन से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो नेगेशन का नेगेशन क्या होता है, स्टेटमेंट इटसेल्फ। और का नेगेशन बताया था एंड होता है, फिर नेगेशन का नेगेशन स्टेटमेंट इटसेल्फ, फिर नेगेशन ऑफ एंड और हो जाता है, और नेगेशन ऑफ एस है तो एस का नेगेशन हो जाएगा, ये आएगा, ठीक है। ये आ गया। अब क्या, अब हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हम इसको एक जगह लगा है एंड और एक जगह लगा है और, तो हम इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो ऑप्शन जो दिए हैं, ऑप्शन में ये आंसर दिया ही नहीं है क्योंकि ये और आगे सिंप्लीफाई हो रहा है। इसमें क्या लग जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, ये आगे सॉल्व हो जाएगा। यानी कि एस आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंड आर, फिर इधर ये आगे ये बीच वाला पार्ट ऐसे ही रहता है ना, ऐसे बीच वाला पार्ट वही रहेगा जो आया, फिर आगे ये पूरा इधर चला जाएगा। तो एस और नेगेशन ऑफ एस, ये चीज आ जाएगी ऐसे, ठीक है। ये आ गया। अब क्या होगा, अब क्या आ जाएगा, तो एस और नेगेशन ऑफ एस, ये चीज किसके इक्वल होती है, एस और नेगेशन ऑफ एस, ये हमने पढ़ा हुआ है। एस और नेगेशन ऑफ एस किसके इक्वल होगा, तो ये बोल दिया कि एस है और सॉरी एंड नेगेशन ऑफ एस भी है ना। ऐसा क्या मतलब, राम इज रिच, राम एंड राम इज नॉट रिच, तो इसका आंसर क्या होता है ना। तो ये चीज जो है वो, ये चीज जो है वो कुछ भी नहीं बचेगी, है ना, ऐसे समझेंगे। ये चीज कुछ भी नहीं बचेगी, बचेगा क्या, सिर्फ ये। तो ये कोई लॉजिकल चीज नहीं बन रही है, देखा, ये कोई लॉजिकल चीज, और ऐसे हम बोलते हैं कि ये किसी चीज के इक्वल नहीं है। इस चीज के इक्वल होता है एक्चुअल में स्टेटमेंट इटसेल्फ के इक्वल होता है। ये हमने लॉज में पढ़ा है, अलजेब्रा में देखना है, अलजेब्रा वाला लेक्चर देखोगे आप तो समझ जाओगे कि ये चीज किससे रिप्लेस होगी। और फिर बाद में हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट, मतलब एस और आर जो है वो बच जाएगा। तो आंसर जो है हमारा ये हो जाएगा, ये पार्ट पूरा, ये वाला पार्ट पूरा गायब हो जाएगा। वो कैसे गायब होगा, इस चीज को आप देखें अलजेब्रा वाला जो हमने लेक्चर पढ़ाया वो लेक्चर देखेंगे तो वहां पर ये चीज कंफर्म हो जाएगी। और बाकी बचा हमारा आंसर ये हो जाएगा एस और आर, ये आंसर बचेगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर होगा ये, ना कि ये। ऑप्शन में ये दिया गया है और ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक्चुअल में हमारा आंसर है एस एंड आर, क्लियर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और ये JEE का क्वेश्चन है, JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ बन नहीं पाता है इस चैप्टर में, मतलब। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं नेगेशन का। तो अब की बार हमने ले लिया है नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q, ठीक है। इस कितना होगा, तो डबल इम्प्लाइज P का नेगेशन करने को बोल दिया, P डबल इम्प्लाइज Q का नेगेशन करना है, लेकिन उसके पहले डबल इम्प्लाइज का कोई नेगेशन नहीं होता। डबल इम्प्लाइज को भी एक्सपांड किया जा सकता, कैसे, अगर नेगेशन को बाहर ही रखें अभी, तो इस चीज को बस एक्सपांड करें, क्या होता है, P इम्प्लाइज Q होता है और एंड आ जाता है बीच में, और फिर इसका Q इम्प्लाइज P हो जाता है। ये क्या आता है, डबल इम्प्लीकेशन का एक्सपांशन है ना, ये ऐसे होता है। ये चीज जो है वो बनती है ऐसे, ये वाला पार्ट, ये अभी बाहर का पार्ट ही है जो नेगेशन करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है हमारा। अब इस चीज का अभी एक्सपांशन होता है, इसका भी हम नेगेशन नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो नेगेशन अभी ये बाहर ही है, पूरा काम करते थे पहले का। ये क्या चीज होती है, नेगेशन ऑफ P और Q होता है, ये है ना, ये वाला पार्ट वैसे ही। और ये क्या हो जाएगा फिर, नेगेशन ऑफ Q और P, यानी कि इम्प्लाइज हटाते हैं तो क्या आता है, पहले नंबर का नेगेशन हो जाता है, बीच में और आ जाता है, और Q वैसे ही रहता है। फिर इधर भी पहले का नेगेशन, पहले स्टेटमेंट का नेगेशन बीच में आ जाता है, और P वैसे ही रहता है। ये हो गया इसका इम्प्लीकेशन, ठीक है। अब कर दो इसका नेगेशन। अब नेगेशन करेंगे तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P स्टेटमेंट इटसेल्फ, नेगेशन ऑफ और हो जाएगा एंड और Q का नेगेशन, Q नेगेशन। फिर इधर पे आया एंड का नेगेशन जो होगा वो हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q जो है वो Q हो जाएगा, ये जो है वो हो जाएगा और सॉरी एंड हो जाएगा, और का एंड, और नेगेशन ऑफ P आ जाएगा, ठीक है। ये कहलाएगा इसका नेगेशन, किसका, नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q। तो इसके लिए कुछ ऐसे करना पड़ेगा यहाँ तक, और आंसर ऑप्शन में ये वाला तुमको मिलेगा, क्लियर। तो इस तरह से नेगेशन करते हैं हम।
तो इस चैप्टर में इसी टाइप के और इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। इसी टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और ढूंढने हैं और प्रैक्टिस करनी है ना, ताकि ये क्वेश्चन इस एटलीस्ट ये इजी चैप्टर के क्वेश्चन कभी हमसे छूट ना पाए, इसमें अच्छे से कमांड हम बना लें, है ना। ऐसे क्वेश्चन तो छूटने नहीं चाहिए एग्जाम में, ये बनने ही बनने चाहिए 100%, ये हम पक्का करके एग्जाम में जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर पूरी तरह खत्म होता है 4 लेक्चर में। पीछे 3 वीडियोस और हैं जिसमें हमने सारे के सारे लॉजिक्स पढ़े हैं ना, पूरे चैप्टर के जो लॉजिक जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पढ़े, और यहाँ पर हमने उसके क्वेश्चंस अप्लाई किए। ठीक है, तो ये सारी अगर कोई डाउट या कोई चीज़ आती है तो वीडियो को फिर से जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला चैप्टर जो हमारा आएगा वो आ जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, है ना, LPP, एक और इजी चैप्टर। उसको खत्म करने के बाद हम डायरेक्ट जंप करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पर, और पूरा का पूरा फंक्शन लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड कैलकुलेशन तक फिर लेकर जाएंगे उसको। तो पहले ये 2 इजी चैप्टर निपटाते हैं, उसके बाद आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। आगे की वीडियोस को ज़रूर देखें। थैंक्स।